निशा अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। उसे दिल्ली की शेजवान चटनी बनाना बहुत अच्छे से आता था। उसके ससुराल वालों को उसके हाथ की चटनी बहुत पसंद थी। एक दिन रात के समय सभी बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। बहू, आज तूने खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ अच्छा नहीं बना है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं, तो तेरे घर आ गई। आंटी जी, मैंने आलू के पराठे और सेजवान चटनी बनाई है। अगर आपको ये खाना अच्छा लगता है तो आप खा सकती हैं। बहू, नेकी और पूछ पूछ, भला इतना अच्छा खाना कौन छोड़ेगा? मैं तो जरूर खाऊंगी। जी आंटी जी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। निशा रसोई में जाती है और कमला के लिए एक थाली में आलू के पराठे और सेजवान की चटनी लेकर आती है। कमला जैसे ही उसके हाथों की बनी चटनी खाती है तो उससे बोलती है, अरे बहू, ये शेजवान की चटनी तो रेडीमेड मिलने वाली चटनी से भी अच्छी है। अरे मैं तो कहती हूँ तो चटनी का बिजनेस ही शुरू कर दे। सच बता रही हूँ, खूब चलेगा। आप भी कुछ भी बोलते हैं आंटी जी, मैं तो बस अपनी फैमिली के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि इन्हें बाहर की चटनी पसंद नहीं आती है। बहू, तभी तो मैं तुझसे बोल रही हूँ, अगर तुझे सेजवान की चटनी बनानी ही है तो इसका बिजनेस करके अपना पैसा कमाने का जरिया भी बना ले। कमला की बात सुनकर निशा की सास उर्मिला उससे बोलती है, कमला, तू यहाँ खाना खाने आई है? चुपचाप खा और अपने घर को जा। मेरे घर की शांति भंग करने की कोशिश मत कर। अरे आजकल तो भलाई का जमाना नहीं है। मैं तो तुम्हारी बहू को पैसे कमाने का जरिया बता रही हूँ। मेरी बहू को उसकी जरूरत नहीं है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जानती हूँ, लेकिन मेहनत से कमाए गए पैसों की अलग ही बात होती है। अरे उसकी तो खुशी ही अलग है। अपनी पड़ोसन और अपनी सास को आपस में बहस करते देखकर निशा बीच में बोलती है, अब बस भी करिए आप लोग, क्यों आपस में बहस करने में खाने का मजा खराब कर रहे हैं। अरे सही कहा बहू तूने। तेरी सास को मेरी कोई बात समझ में नहीं आने वाली, इसीलिए मेरा चुप रह जाना ही ठीक है। कमला कुछ देर बाद खाना खाकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद उर्मिला अपनी बहू को समझाती है, तुझे कमला की बातों पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बस इतना ही मतलब रख जितना एक पड़ोसी के साथ रखा जाता है। इसे अपने घर तो संभाले नहीं जाते। बड़ी आई मेरी बहू को समझाने। माँ जी, वैसे कमला आंटी कुछ गलत नहीं बोल रही थी। कौन सी कहीं बाहर जाकर काम करना है, बल्कि मैं तो घर में रहकर अपनी ऑनलाइन काम करने का सोच रही थी। इसका मतलब तू भी काम करना चाहती है? हाँ माँ जी, अगर अपने हुनर से पैसे कमाने का मौका मिले तो क्यों छोड़े। शादी से पहले मैंने कुछ दुकानों पर ऐसा काम किया था और फिक्स भी कर रखा था उन्हें, जहाँ पर मैं अपनी सेजवान चटनी बेचा करती थी। ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद कमला से तेरे ऑनलाइन काम के बारे में बात करूंगी, लेकिन तब तक तू इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। जी माँ जी, नहीं करूँगी। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निशा अपने घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन कमला के समधी रघुवीर उसके घर आते हैं। समधन जी, जल्दी से कुछ खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। अरे समधी जी, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैं यहाँ किसी काम से आया था पास में, तो मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई, तो मैंने सोचा बाहर खाने जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, कैसे बनाते हैं कुछ पता नहीं, तो घर का खाना खा लिया जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आपके घर आके खा लेता हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, बैठिए ना समधी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना के लाती हूँ। जी समधन जी, एक काम कीजिए, जल्दी से ले आइए, बहुत जोरों की भूख लगी है। और हाँ, खाने के साथ अचार या चटनी ये लाना मत भूलिएगा, इसके बिना गले से नीचे खाना नहीं उतरता मेरा। अगर ये मेरा समधी नहीं होता तो इसे मैं अभी घर से निकाल देती। अच्छा खासा आराम कर रही थी, परेशान करने आ गया निगोड़ा। अरे समधन जी, क्या सोच रही हो आप? अरे मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, जल्दी से खाना लगा दीजिए। जी बस अभी लाती हूँ। कमला रसोई में जाती है और जल्दी से खाना बनाकर थाली में लगा देती है। तभी उसे चटनी की याद आती है और वो सोच में पड़ जाती है, हे भगवान, खाना तो मैंने जैसे तैसे बना लिया, लेकिन अब चटनी कैसे बनाऊं? अरे खुद की तो अचार की फैक्ट्री है, लेकिन कंजूस इतने हैं कि गलती से भी एक डब्बा अचार तक नहीं लाते। यहाँ आकर अचार मांग रहे हैं। एक काम करती हूँ, निशा बहू के घर जाकर चटनी मांग लाती हूँ। कमला रसोई की खिड़की से निशा के घर जाती है और उससे शेजवान की चटनी मांग कर ले आती है और थाली में लगाकर अपने समधी के आगे परोसती है।
चटनी खाते ही रघुवीर बोलता है। आहा, क्या खाना बनाया समधन जी। और ये चटनी, आय हाय, ये तो सब्जी और दाल से भी ज्यादा टेस्टी निकली। मैं तो चावल और रोटी सब इसी के साथ खा लूं। मुझे इसके आगे सब्जी दाल कुछ नहीं चाहिए। अरे आप सच कह रहे हैं समधे जी? आपको ये चटनी इतनी ज्यादा पसंद आई क्या? पसंद आई? अरे ये क्या बोल रही हो? अरे ये बोलो कितनी पसंद आई। बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस चटनी को अचार के साथ बेचना स्टार्ट कर दूं। अगर आप ये ऑर्डर पूरा कर दोगी तो इससे आपको पैसे मिलेंगे और मुझे तो फायदा मिलेगा। मेरे अचार की बिक्री और बढ़ जाएगी। ये चीज तो मैं भी बड़े समय से सोच रही हूँ, लेकिन जिसको ये चटनी बनानी आती है वो तैयार होगी तभी तो पैसे कमाऊंगी। क्या हुआ समधन जी, आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं समधी जी, ऐसी बात नहीं है। आपका सुझाव तो एकदम टकाटक है, लेकिन आप तो जानते हैं कि घर में कितना काम होता है। मैं आपको कल तक इसके ऑफर का जवाब देती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको सुझाव देना। आगे आपकी मर्जी है, आपको मानना है या ना मानना है वो आप जानो। रघुवीर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कमला निशा के घर जाती है और उसे फिर से चटनी का ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बोलती है, जिस पर उर्मिला कहती है। मैं तुझसे इस बारे में ही बात करने वाली थी। मुझे अपनी बहू के काम करने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो कहीं बाहर जाकर काम करे ये पसंद नहीं है। अगर तू इसे घर पर कोई काम लाकर दे सकती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। उर्मिला, तूने तो मेरे दिल की बात बोल दी। मैं तो खुद नहीं चाहती कि बहू कहीं जाए, वो बस घर में रहकर ही अपनी चटनी बनाए। मैं तो इसे बक्से में पैक करके उसे घर से ले जाने तक का काम नहीं करने दूंगी। सब मेरा काम होगा। अगर ऐसी बात है तब तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें काम कहाँ से मिलेगा? तुम्हारी जानकारी में कोई ऐसा है क्या? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम काम करो और दाम लो, इतना ही मतलब रखो। जब मैं तुम्हें बोलूंगी तब तुम्हें उतने बॉक्स चटनी के पैक करके तैयार कर देने हैं। जी आंटी जी, आप जब बोलेंगी मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ठीक है, तो मैं कल बताती हूँ। कमला इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने समधी को फोन करके उसके सुझाव के लिए हामी भर देती है। अगले दिन से रघुवीर कमला को चटनी का ऑर्डर देता है। कमला भी वही ऑर्डर उठाकर निशा को दे देती है। निशा चटनी बनाकर बॉक्स में पैक करके तैयार कर देती है और कमला सभी बॉक्स लेकर रघुवीर को दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन कमला की बेटी रचना उसके घर आती है। माँ, आपने तो पैसे कमाने का सही जुगाड़ लगा लिया। मुझे ससुर जी ने बताया कि आपने उनके अचार के बिजनेस के साथ साथ अपनी शेजवान चटनी का बिजनेस शुरू किया है। अरे बेटी, वो क्या है, अब तेरे ससुराल वालों ने, तेरे ससुर जी ने आगे से बोला तो मैं मना नहीं कर पाई। और जब घर बैठे बैठे बिना मेहनत के पैसे मिले तो क्यों ना कमाऊं। सही बात है, लेकिन सच बताना माँ, ये चटनी निशा भाभी के हाथों की बनी हुई है ना? हाँ, मैं उसे चटनी बनाने का ऑर्डर देती हूँ, वो मुझे सारा ऑर्डर पूरा करके देती है और उसके बाद मैं वही बक्से उठाकर तेरे ससुर जी की फैक्ट्री भिजवा देती हूँ। लेकिन माँ, इससे आपका क्या फायदा? पैसे तो निशा भाभी को ही मिलते होंगे। पागल दिखाई देती हूँ क्या मैं तुझे? मैं उसे आधे से भी कम पैसे देती हूँ और ज्यादा हिस्सा खुद आंटी करती हूँ। कमला और उसकी बेटी की सारी बातें उनके दरवाजे पर खड़ी निशा की सास सुन लेती है और कमला की सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है, जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है। अब समझ में आया कि तू मेरी बहू को अपना बिजनेस करने के लिए क्यों इतना बोल रही थी, ताकि मेहनत वो करे और फायदा तू उठा सके। अरे तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। अब अगर तू चाहती है कि मेरी बहू आगे काम करके दे तो पैसे का बड़ा हिस्सा मेरी बहू को देगी और कम हिस्सा खुद रखेगी, क्योंकि सारी मेहनत तो मेरी बहू ही करती है ना। कमला उर्मिला की बात मान जाती है और इस तरह से उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ती है और निशा को उसकी मेहनत का सही फल मिलता है और समय के साथ उसकी शेजवान चटनी और ज्यादा फेमस हो जाती है और उसका काम अच्छा चलने लगता है। सरला की बहू खुशी को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता था, जिससे सरला भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू से कहती है, बहू, आज खाने में साग रोटी बना लियो। बहुत दिनों से घर में कुछ अच्छा नहीं बना है। अरे माँ जी भी ना
हरी साग सब्जियां भी ऐसे खिलाती हैं जैसे हम कोई भेड़ बकरी है। अब भला माँ जी को कौन ही समझाए कि इन साग सब्जी से ऊपर भी एक दुनिया है। क्या हुआ बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा भी अब खाने की तैयारी कर ले। अपनी सास के कहने पर खुशी किचन में खाना बनाने जाती है। ना जाने इनका साग और हरी सब्जी के नाम पर मुंह क्यों बन जाता है। ये नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। लेकिन इन्हें तो समझाना बस के बाहर है। अब क्या खाऊंगी मैं? सुबह भी माँ जी ने टिंडे बना दिए थे, भला ये भी कोई खाने की चीजें हैं? और अब शाम में साग उबाल रही हैं। ये सोचते हुए खुशी अपने पति सूरज को फोन लगाती है। सुनिए जी, आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आइएगा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तो आप भी जानते हैं ना, माँ जी ने टिंडे की सब्जी बनाई थी और अब माँ जी के कहने पर साग बना रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए पिज्जा लेता आऊंगा। और कुछ खाना है तो बता दो। नहीं जी, बस पिज्जा ही काफी है। कल का भी नहीं पता है माँ जी क्या बनाने लगे। माँ जी के उम्र के हिसाब से तो यही हरी साग सब्जियाँ ठीक है, लेकिन अब माँ जी को कौन समझाए कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। अब देर रात जब सरला खाना निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है खाना जितना बना है उतना ही है। अब तक किसी ने साग को हाथ भी नहीं लगाया है। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर उसको बुलाती है। बहू, तूने खा लिया? और सूरज ने भी खा लिया होगा। हाँ खा लिया माँ जी। और आपने खाया खाना क्या? बहू, तो अब तू झूठ भी बोलने लग गई। मुझे सच सच बता, तूने खाने में क्या खाया है? वो माँ जी, मैंने खाया नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे साग सब्जी और हरी सब्जियों से कितनी नफरत है। बहू, मैं तेरी थोड़ी ही दुश्मन हूँ। अगर तू ये खाना नहीं खाएगी तो तेरे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तू बता, आज तक कोई डॉक्टर बीमार होने पर ये कहता है कि आपको चाउमीन, मोमोज या रोल खाना है? माँ जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझसे ना किसी भी हालत में ये टिंडे, बैगन, साग ये सब्जी नहीं खाई जाती। लेकिन बहू, तू समझने की कोशिश भी तो कर। मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? माँ जी, और आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सरला अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन उसकी बहू है जो कि सरला की बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब अगली सुबह सरला जब किचन में जाती है तो देखती है पिज्जा के खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसने रात में भी पिज्जा खाया है, तो भला इसे भूख कहाँ से लगेगी अब? माँ जी, आज के खाने में क्या बनाऊँ? आज के खाने में तो बहू फ्रिज में जो पनीर है ना, वही बना ले। सच में माँ जी, आज पनीर बनेगा? हाँ जी, वैसे आज कुछ है तो नहीं? कहीं आपका जन्मदिन तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, बस आज मेरा ही मन कर रहा था पनीर की सब्जी खाने का। अच्छा माँ जी, आपका मन होता है, वही तो बनता आया है आज तक घर में। सरला अब जैसे ही किचन से निकलती है वैसे ही उसके घर विमला आ जाती है। अरे विमला, क्या बात है? बड़े ही दिनों बाद दिखी है। लगता है घर का रास्ता भूल गई है। अरे नहीं, तुझे तो पता है ना, 2 दिन से मैं यहाँ थी नहीं और मेरी बहू की तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में थी। अरे मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। क्या हुआ तेरी बहू को वैसे? क्या बताऊँ सरला, पूरे दिन तो सिर्फ उसे बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाना है। अब भला उसे कौन समझाए कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। लो, बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने भी खून की कमी निकाल दी। विमला, मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो किसी से कहते हुए भी नहीं बनता। अब बहू को समझाते हूँ तो उसे तो बात बुरी ही लग जाती है। अरे तेरी बहू का तो रोज का हो गया है, बाहर से ही ऑर्डर करती रहती है। उसे तो पिज्जा बहुत पसंद है। अब जब वो पिज्जा ही खाती है तो उसे वही खिला दे। अरे विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? भला तू तो अपनी बहू को देख ही रही है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तू अपनी बहू को पिज्जा खिला, लेकिन खुद बनाकर, जिसमें तू अपनी मर्जी की सब्जियां डाल सके। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरी बहू को पिज्जा बहुत पसंद है। इसी बहाने उसे हरी साग सब्जी तो खिला पाऊंगी मैं। अब सरला देर शाम अपनी बहू को कहती है, आज बहू खाना मैं बनाऊंगी, तो तू आराम कर। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। आज तो माँ जी ने खाना बनाया ना, तो पक्का मुझे ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। माँ जी के हाथों का खाने वाला तो बस 10 दिनों में ही निपट जाए। ना तो तेल, ना मिर्च, ना मसाला, बस उबाल कर खाना बना देती हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर और कोई दूसरा काम देख ले। खुशी तो अपनी सास की बात मना करके अपने दूसरे कामों में लग जाती है।
इधर सरला ढेर सारी सब्जियां काटती है और पिज्जा बनाने की तैयारियों में लग जाती है। माँ जी क्या बना रहे हो आप वैसे? मैंने सोचा पूछ लूँ माँ जी से आज खाने में क्या बनाया माँ जी ने। सब्र कर, खाने का समय होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि खाने में क्या बना है। ना जाने माँ जी क्या बना रही है, बस एक खुशबू ही अच्छी आ रही है। खाना तो फिर भी वही उबला होगा ना, और बिना नमक का ही बना होगा। अब खुशी भी खाना बनाने का इंतजार करने लगती है। इधर सूरज भी ऑफिस से घर आ जाता है और आते ही खुशी से कहता है, खुशी, आज खाने में क्या बना है? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो खाना माँ जी बना रही हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने खाने में क्या बनाया है। तो फिर तो पक्का आज माँ ने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसे खाकर मैं 4 दिनों तक खाना ही नहीं खाऊंगा। अब जब सरला पिज्जा बनाने के बाद अपने बेटे और बहू को आवाज लगाती है तो सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे पता है, वैसे भी आपने बैगन या कद्दू ही बनाया होगा। अरे आकर देख तो, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है, और बहू का ये तो फेवरेट है। अरे ऐसा क्या बना लिया माँ जी ने जो मेरा इतना फेवरेट है? अब जब हॉल में खाने के टेबल पर खुशी और सूरज आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि सरला ने पिज्जा बनाया है। माँ जी ये आपने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने बनाया है। अरे अब देख क्या रहे हो, खाकर भी तो बताओ कि आखिर पिज्जा कैसा बना है। सरला पिज्जा तो अच्छा बनाती है, लेकिन पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां डालती है, खास करके बैंगन। अरे माँ, पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी बना है, क्या बात है माँ, आज तो मजा ही आ गया पिज्जा खाकर। माँ जी इतना टेस्ट है ना इस पिज्जे में, क्या बताऊँ, मुझे तो खाकर ही मजा आ गया। सरला पिज्जे में तो ढेर सारी हरी सब्जियां डाल देती है, जिसे बड़े ही चाव से सूरज और खुशी खा भी लेते हैं। अभी यही मैंने न कहा होता ना कि मैं बैंगन बनाने जा रही हूँ तो ये मेरी जान खा जाते, लेकिन पिज्जा के नाम पर कैसे खाए जा रहे हैं। एक बार अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा इनसे। अब सरला भी हर 2 दिन पर सब्जियों से भरा पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को देने लगती है, खास करके अपनी बहू को। अब अगले ही रोज विमला सरला के घर आती है। अरे विमला आ बैठ, अभी पिज्जा बना रही हूँ, खा कर जाना। अरे क्या बात है सरला, आज तूने कैसे पिज्जा बना लिया? तू तो अपनी बहू को पिज्जा खिलाने के खिलाफ थी। अभी तू पिज्जा खाते ही सब समझ जाएगी, तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह सरला, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है तेरे पिज्जे में से। हाँ वो तो है विमला, अब खाकर बता कि कैसा बना है। विमला जैसे ही पिज्जा खाती है वैसे ही उसे तो सरला के हाथों का बना हुआ पिज्जा खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सरला क्या पिज्जा बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे क्या सब डाला है तूने इसमें, जरा मुझे भी तो बता। देख, इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने हरी सब्जी डाली है, लेकिन ये सबसे स्पेशल बैंगन का पिज्जा है। अरे सरला, बैगन की सब्जी को खाकर जितना बुरा लगता है उतना ही ये पिज्जा खाने में मजा आ गया। पूनम आराम से सो रही होती है, तभी दबे पांव पूनम की सास उमा उसके कमरे में आती है और दराज में रखे पैसों से भरी गुल्लक उठाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन पूनम साड़ी लेने के लिए दुकान पर जाती है और दुकान वाले भैया से कहती है, भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। मैडम जी, साड़ी दिखाना ही तो मेरा काम है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको ऐसी साड़ी दिखाता हूँ जिसे देखकर आपको भी मन यही कहेगा ये साड़ी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। दुकान वाला एक साड़ी लाता है और पूनम को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए मैडम, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। भैया ठीक तो है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, कोई अच्छी दिखाओ ना। भैया वो देखो, वो अच्छी लगी है, एक बार जरा वो दिखाना। मैडम जी वो जरा महंगी है। भैया दिखाओ तो सही, देखने के बाद ही तो लेने का सोचूंगी ना। पूनम के कहने पर दुकान वाला उसे वो साड़ी दिखाता है और वो साड़ी पूनम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भैया ये कितनी प्यारी साड़ी है, कितने की है? मैडम 10,000 की है ये साड़ी। 10,000? भैया 10,000 की साड़ी कौन पहनता है? ये अरे ये तो बहुत ज्यादा सस्ती है, लोग तो लाखों की साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन आपको तो ये पसंद आ गई ना, तो चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ। नहीं नहीं भैया, इसे पैक क्यों करना? अरे मैं तो बस 500-600 की साड़ी लेने आई थी, इतनी महंगी साड़ी लेने लायक तो पैसे ही नहीं है, रहने दीजिए भैया, कोई बात नहीं। जब लेना ही नहीं होता तो बोलती ही क्यों हो, औकात होती नहीं है साड़ी लेने की और चले आते हैं मुंह उठाकर। अपनी हैसियत देके दुकान में जाया करो। भैया आप ये कैसे बोल रहे हो, मैंने बस एक साड़ी देखने को ही तो मांगी थी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये साड़ी क्यों नहीं लेती, अब क्या देखने के भी पैसे लोगे आप?
जब आपको कुछ लेना ही नहीं था तो आपने मेरा टाइम क्यों ख़राब किया? आपको पता है आपकी वजह से मेरा कितना समय ख़राब हुआ है? आपके पूरे ख़ानदान ने भी कभी इतनी महंगी साड़ी देखी है? आप जाइए यहाँ से और मेरा और दिमाग ख़राब मत कीजिए। पूनम को उस दुकान वाले की बातें बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं और वो मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है। पूनम को ऐसे उदास देखकर पूनम का पति दीपक और सास उमा आते हैं और उमा कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तू कुछ उदास सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ जी, मैं एक दुकान पर गई थी जहाँ मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा ही महंगी थी और दुकान वाले ने मुझे जलील करके भगा दिया। कितनी महंगी थी जो दुकानदार ने तुम्हें दुकान से निकाल दिया? 10,000 की थी। माँ जी, दीपक जी, आप मुझे वो साड़ी दिला दो ना, मेरा बहुत मन है वो साड़ी पहनने का। कुछ महीने बाद मेरा जन्मदिन भी आएगा, मैं तब वो साड़ी पहनना चाहती हूँ। बहू क्या मांग रही है, तुझे पता है ना? अरे हम अपने घर का पूरा सामान भी बेच देना तब भी 10,000 रुपए जमा नहीं होंगे और तुझे 10,000 की साड़ी चाहिए? माँ सही कह रही है, ये इतनी महंगी चीजें ये हम गरीबों की बस की बात नहीं है। आप लोग क्या मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? बस 10,000 की साड़ी तो है वो। अगर खुशी 10,000 रुपयों में आग लगाने से मिलेगी तो बहू दुखी ही रह। पूनम की सास और पति दोनों ही पूनम की मदद करने से मना कर देते हैं। ये देखकर पूनम को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है। जिसके बाद अगली सुबह पूनम जल्दी से घर का सारा काम करती है और फिर अचार पापड़ बनाने लग जाती है। उमा की जब आँख खुलती है और वो अपनी बहू को अचार पापड़ बनाते हुए देखती है तो उमा अपनी बहू से कहती है, बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी, अब आप लोग तो मुझे वो 10,000 वाली साड़ी दिलाने से रहे, तो मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं अचार पापड़ बनाकर लोगों में बेचा करूँगी। पूनम अचार पापड़ का ही नहीं बल्कि लोगों के कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। 1 महीने बाद पूनम के पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं और पूनम उन पैसों को गुल्लक में डालती है। ये देखकर दीपक कहता है, अपने लिए एक साड़ी लेनी है और तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ बहू, तू अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए पति का खून जलाने के बजाय खुद मेहनत कर रही है। सच में ये देखकर काफी खुशी हुई हमें। पूनम को मेहनत करते हुए देखकर उमा और दीपक दोनों को ही काफी अच्छा लगता है। इसलिए अब वो दोनों भी पूनम के छोटे से बड़े काम में बहुत मदद करते हैं। कुछ महीनों में पूनम के पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं और उसी शाम जब दीपक काम से घर लौट रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पैर टूट जाता है। लोगों की मदद से जब दीपक घर आता है तो पूनम और उमा दोनों दीपक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और पूनम बोलती है, ये आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? वो बस किसी ने पी रखी थी और उसी के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी मुझे अपनी चोट से ज्यादा घर की टेंशन है। घर की टेंशन? लेकिन घर तो ठीक ही है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? घर तो ठीक है लेकिन मेरी एक टांग टूट चुकी है और अब मैं काम पे कैसे जाऊंगा? काम पे नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से पहले मैं इतना लाचार कभी नहीं हुआ था। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू जितना परेशान रहेगा तेरी तबीयत उतनी ही खराब होगी। माँ, परेशान ना रहूं तो क्या करूं? मेरा पाँव टूट चुका है, घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है और मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो काम कौन करेगा? घर कैसे चलेगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैंने भी तो सिलाई की है, अचार पापड़ बनाए हैं, मुझे उससे कुछ पैसे मिलते थे और उससे हम घर का खर्चा चलाएंगे और आपकी दवाई भी लाएंगे। लेकिन वो पैसे, वो तो तुम अपनी साड़ी के लिए जमा कर रही थी ना। मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगा सकता, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हो, अब से आप जो भी पैसे लाओगे वो माँ जी मुझे मत देना। हम कैसे हाथ लगा सकते हैं उन पैसों को? ऐसी बात नहीं है पूनम। हाँ तो अगर ऐसी बात नहीं है तो आप चुप हो जाइए और उन पैसों को अब घर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। पूनम अपने जमा किए हुए पैसे घर के खर्च में लगा देती है। कुछ दिनों बाद दीपक का पैर ठीक हो जाता है और वो वापस से काम पर जाने लग जाता है। अब फिर पूनम अपनी साड़ी के लिए पैसे जमा करने लग जाती है। अब पूनम अपने जन्मदिन से 1 दिन पहले सारे पैसे गिनती है और रोने लग जाती है। तो वहाँ उमा और दीपक दोनों आते हैं तो दीपक कहता है, क्या हुआ पूनम, तुम रो क्यों रही हो? मेरा कल जन्मदिन है और ये बस 9,000 हुए हैं, 1,000 कम है। इसका मतलब मैं अपने जन्मदिन पर वो महंगी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। बहू तू रो मत, अब जो किस्मत में लिखा होता है वो बदल थोड़ी सकते हैं। पूनम को बहुत रोना आता है
और वो रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब पूनम उठती है तो बिना गुल्लक पर ध्यान दिए सारा काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद पूनम का ध्यान उस जगह जाता है जहाँ गुल्लक रखा होता है, तो वहाँ गुल्लक नहीं होता। माँ जी, दीपक जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया, मेरा गुल्लक ही नहीं है यहाँ पर। पूनम के रोने की आवाज सुनकर उमा और दीपक दोनों वहाँ आते हैं। क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरा गुल्लक चोरी हो गया। पूनम, तुम चिंता मत करो। अरे यहीं कहीं होगा तुम्हारा गुल्लक। कहीं भी नहीं है। एक काम कर बहू, तू जा नहा ले, आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे रो मत, हम तब तक तेरा गुल्लक ढूंढते हैं। उमा और दीपक दोनों पूनम को शांत करवाते हैं और पूनम नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद पूनम नहा के आती है तो दीपक और उमा दोनों पूनम को एक गिफ्ट देते हैं। पूनम उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें साड़ी होती है। तभी उमा बोलती है, बहू तुझे यही साड़ी चाहिए थी ना, तू इसी साड़ी के लिए इतनी मेहनत कर रही थी ना। हाँ माँ जी, ये वही साड़ी है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन आप लोग कैसे लाए और आपको कैसे पता चला कि मुझे यही वाली महंगी साड़ी चाहिए थी? उस दिन हम बाजार गए थे ना, तो तुमने ही तो दिखाई थी मुझे वो साड़ी। और रही बात इस साड़ी को घर लाने की, तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाता है, हमने तो बस कुछ पैसे मिलाए हैं। हाँ, और ये साड़ी तेरे ही पैसे की है। तुझे पता था कि हम ऐसी साड़ी तुझे नहीं दिला सकते कभी, लेकिन तू हिम्मत करती रही और हार नहीं मानी। जिस महंगी साड़ी के लिए पूनम इतनी मेहनत कर रही होती है, आखिरकार वो साड़ी पूनम को मिल ही जाती है, जिसे पहनकर अब पूनम मोहल्ले में हर किसी को दिखाती भी है।